नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अविनाशी पांडे। पाठशाला सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो दुनिया की जो सारे देश है, सारे देशों के बीच आपस में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के विस्तार को हम वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं या ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आप वैश्वीकरण को इस तरह से समझ सकते हैं, सेवाओं का, सूचनाओं का आदान प्रदान। ये जैसे कि हमारे देश की कोई वस्तु है जिसे हम दूसरे देशों में बेचे, जैसे यहाँ की कुछ चीजें बनी है जो दूसरे देशों से कुछ यहाँ आयात निर्यात करे। इस प्रकार के जो व्यापारों के लिए जो अवरोध है, उस अवरोधों को समाप्त कर देना, ठीक है, ये एक वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण को संदर्भित, तो व्यापार काम की तलाश में लोगों का प्रवास, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक सही आंसर है। व्यापार काम की तलाश में लोग जा रहे हैं, सेवाएं देने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का। पूंजी का संचालन नहीं है, पूंजी का संचालन नहीं होगा। एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, हाँ ये भी हो सकता है। और एक है वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध, तो ये नहीं है। तो इसका सही जो एकदम सटीक आंसर जो इसका बैठेगा वो बैठेगा आपका एक आर्थिक प्रणाली। एक्चुअल में एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले 50 वर्षों से उभरी हुई है। हमारे देश में कब आया ग्लोबलाइजेशन? तो हमारे देश में 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन उसके बाद इन्होंने आमंत्रण किया कि चलो आइए, बाहरी निवेश आप आइए और हमारे देश में निवेश करिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो क्या हुआ, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये चला आपका 1914 से 1918 तक। तो एक्चुअल में ये दो बड़ी शक्तियों के बीच हुआ। वो कौन कौन सी दो बड़ी शक्तियां थी? एक थी आपकी केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय, और एक थी आपकी मित्रगण राष्ट्र, मित्र राष्ट्र या फ्रेंड अलायंस और सेंट्रल पावर्स। तो केंद्रीय शक्तियों की तरफ से कौन कौन से देश लड़ रहे थे? तो इसकी तरफ से लड़ रहे थे आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, और आपका हो गया बुल्गारिया, ठीक है, और ऑटोमन साम्राज्य, जिसको आज के देश में, आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? ऑटोमन साम्राज्य क्या है? ऑटोमन साम्राज्य आज के दिन में हम टर्की के रूप में जिसे जानते हैं, टर्की। ये सब थे आपकी केंद्रीय शक्तियों में। मित्र राष्ट्र में आपके कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र में थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और 1917 तक आपका जो है अमेरिका भी उसमें प्रवेश कर चुका था। तो अमेरिका, ठीक है। तो ये सब मित्र राष्ट्र है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र राष्ट्र का सही आंसर होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? तो सिल्क रूट क्या हुआ? एक व्यापार रूट था जो एक्चुअल में चाइना से शुरू होता था, और चाइना से शुरू होकर वो विभिन्न देशों के बीच जाता था, जिसमें व्यापार, जैसे सिल्क हो गया, यहाँ का सिल्क, चाइना का सिल्क इधर उधर जा रहा था, भारत में जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, वहाँ से सोना आ रहा है। भारत भी उसी सिल्क रूट से व्यापार करता था। भारत भी अपने जो सारे सामान है वो उसी रूट से भेजा करता था, उसे सिल्क रूट कहा जाता था। यूरोप से सोना चांदी आते थे, हमारे देश से जैसे मसाले हो गए, हमारे उसमें मसाले भेजे जाते थे, तो ये सब भेजा जाता था, ठीक है। तो एक बार सिल्क रूट कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका सिल्क रूट है। जो सिल्क रूट है एक्चुअल में यहाँ चाइना में यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा है ये सिल्क रूट, ठीक है। ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट है सिल्क रूट की। और देखिए ये पूरा कहाँ फैला हुआ है? चाइना से होते हुए ये पूरा पर्शिया, अरबिया, सोमालिया, इजिप्ट, ठीक है। ये अपना भारत है, भारत से भी होके जा रहा है। तो ये एक, पहली बात तो ये वो था, क्या बोलते हैं, आपका जमीन मार्ग था सिल्क रूट। लेकिन बाद में फिर समुद्री मार्ग से भी सिल्क रूट से जो है सामान जाने लगा और व्यापार होने लगा। इजिप्ट वगैरह तक जा रहा है, अरबिया, पर्शिया, यूरोप के देशों में भी देखिए सिल्क रूट जो है यूरोप के देशों में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो गया उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है। यहाँ भी आपका जा रहा है, सिल्क रूट ही जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? सिल्क रूट का अर्थ क्या? तो सिल्क रूट क्या करता था एक्चुअल में? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क नहीं, चीन और रोम को जोड़ने वाला, भारत और रोम को जोड़ने वाला मार्ग नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, तो जैसा कि हमने देखा है कि वो एशिया मतलब चाइना से निकलकर पूरे यूरोप में, उत्तरी यूरोप में और नहीं, यूरोप में और उत्तरी आपके अफ्रीका में पूरा फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। सिल्क रूट ये था जिसमें व्यापार किया जाता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है?
एल डोराडो आप सबने पहले कहाँ सुना है? केजीएफ मूवी आप सबने देखी होगी। तो उसमें एल डोराडो क्या था, एक खदान था सोने का, उसमें एक शहर बसाया था, किसने? रॉकी भाई ने बसाया था, आप सभी ने देखा हुआ है। तो एल डोराडो एक्चुअल में क्या था, शहर बना लिया था वहां पे रॉकी भाई ने ना। तो वैसे ही ये कहां से इंस्पायर है, ये दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है, सोने का शहर, वहां इफराद मात्रा में सोना है। तो उस सोने का जो शहर है, समृद्ध शहर, मतलब सोना वहां इतना ज्यादा है कि उसे सोनों का शहर कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एल डोराडो, उसे एल डोराडो कहा जाता है। तो क्या था वो, सोने का एक सक्षम शहर, इसका सही आंसर होगा सोने का एक सक्षम शहर है, उसे एल डोराडो कहा जाता है। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सबसे पहले है क्या? तो देखो क्या हुआ, विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो सेकंड विश्व युद्ध जो चला आपका 1939 से 1945 तक अप्रॉक्स। तो इससे क्या हुआ, जो सेकंड विश्व युद्ध में भाग लेने वाले बहुत सारे देश थे उसमें आर्थिक तंगी आ गई, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देश गरीब हो गए और आर्थिक तंगी से उस समय जूझ रहे थे। तो 1944 में, ठीक है, अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की राजधानी क्या है भैया? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी है। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ ब्रिटेन वुड में 44 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया। कितने देशों ने मिलकर? 44 देशों ने, 44 देशों ने मिलकर कब किया? 1944 में ही किया। 1944 में 44 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में क्या किया गया कि हम एक ऐसे संस्था बनाएंगे जो क्या होगा, आर्थिक जो अभी नुकसान हुआ है सारे देशों को, उनको ये मदद करेगी। या विश्व बैंक की स्थापना समझ लो उसी समय की गई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो वहां पे क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या आईएमएफ, आईएमएफ हम बोलते हैं ना, वो यही है। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ये इंटरनेशनल बैंक, विश्व बैंक, ये उसकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन। प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे? तो पहले दुनिया को जोड़ने वाले मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ भारत में, मुझे क्या पता बाहर भी कोई देश है, कोई जगह है, हमें तो पता नहीं ना भाई। तो लोग उसके लिए क्या करते थे? यात्राएं करते थे या घूमते थे, या कुछ काम से जा रहे हैं, व्यापार के लिए कोई व्यापारी जा रहा है, तब उनको पता चलता था कि अरे यार यहाँ भी कोई देश है यार, यात्राएं करने से पता चलता था ये। जैसे अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर निकोलस ने की थी। वो एक्चुअल में भारत आने के लिए निकले थे, वो अपने नाव से 3 जो जहाज लेके निकले थे, पर चले कहाँ गए थे? हवा के बहाव के कारण वो अमेरिका चले गए थे और अमेरिका की खोज हुई थी। तो अमेरिका की खोज मतलब अमेरिका बनाया नहीं है भाई उन्होंने, अमेरिका पहले ही वहां था, ठीक है। लेकिन लोगों को पता नहीं था अमेरिका कैसे जाया जाता है, कि अमेरिका नाम का कोई देश भी है, उस समय किसी को पता नहीं था। तो खोजी। प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे? तो दुनिया को जोड़ने वाले व्यापारी भी थे, वो लोग भी थे जो यात्राएं करते थे। अब कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, जैसे हम हैं, हमको यहाँ से बनारस जाना है, तो हम क्या करें? तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ना, तो एक हिसाब से जोड़ने का एक साधन बना रहे हैं हम लोग, मार्ग बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से तो कौन लोग थे? तो व्यापारी भी हो गए, आपके यात्री भी हो गए, तीर्थ यात्री। और लोग यात्रा करते क्यों हैं? क्यों करते हैं ट्रैवल? एक्चुअल में लोग अपने रोजमर्रा की जब जिंदगी से बोर हो जाते हैं ना, तो चलो यार मूड फ्रेश करते हैं, कहीं घूम के आते हैं, इसलिए निकलते थे। तो एक हिसाब से वो हो गया आपके क्या बोलते हैं, ट्रैवलर, घूमने वाले लोग, वो लोग। तो ये सब लोगों ने मिलकर फिर अलग अलग जगह खोजी, दुनिया को जोड़ने वाले रास्ते खोजे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान, अवसर, अध्यात्म पूर्ति के लिए और उत्पीड़न से बचने के लिए, भाई आदमी डिप्रेस हो जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो जाता है, तब चलो भाई घूम के आते हैं ऐसा, उसके लिए जो है विशाल दूरी तय की, जिससे क्या हुआ, दुनिया को जोड़ने वाले लोग हैं वही लोग बने। इससे नए नए रास्ते मिलते गए, नए नए देश मिलते गए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यात्री, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, आलू अकाल किस देश में है? आलू आपका 19वीं सदी में यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण वो भोजन बन चुका था। यूरोप के लोग उस समय आलू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे, मतलब उनको जीवन जीने के लिए आलू की जरूरत बहुत ज्यादा, हर चीज में उनको आलू खाना है, ऐसा उनका स्थिति चल रहा था। तो क्या हुआ, उसी में यूरोप में एक देश है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। यहाँ पे आलू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी वहां की जनता, क्योंकि ये सस्ते में मिल जाती थी, आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन 1840 में क्या हुआ, वहां पे फसलें खराब हो गई, आलू की जो फसलें थी वो खराब हो गई, जिससे कि वहां पे अकाल पड़ गया था। उसे आयरिश अकाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आयरिश अकाल कैसे कहते हैं, तो वही जो आलू की फसल खराब होने के कारण
वहां पे जो अकाल पड़ा था वो हुआ आपका आयरिश अकाल। तो इसके कारण क्या हुआ 1840 में वहां पे भूखमरी की स्थिति आ गई और लगभग कई लाख लोगों ने वहां पे भूखमरी के कारण अपनी जान देनी पड़ी। तो आलू अकाल किस देश में हुआ था समझ गए आप? आलू अकाल हुआ था आयरलैंड में। आयरलैंड कहाँ पे है? यूरोप में है। आयरलैंड यूरोप में है, ठीक है। चलिए 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तब हुआ क्या 19वीं सदी जब आपका आया 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में क्या हुआ यूरोप में जो है ना जनसंख्या भी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ गरीबी आ गई, इससे वहां पे गरीबी आई। उसके बाद फिर वहां धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होने लगे, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होने लगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो खाद्य सामग्री उसकी आपूर्ति होने लगी, तो ये सब होने लगा। तो इससे क्या हुआ यूरोप के जो बहुत सारे लोग थे वो जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे। अब धर्म के नाम पे लड़ाई, तो धर्म के नाम पे आप बोलोगे भाई दोनों तो वहाँ ईसाई लोग रहते हैं, धर्म के नाम पे कैसे लड़ाई हो गई वो? तो वहां पे ईसाई भी जो है ना आपके दो प्रकार के थे वहां पे। एक आपके थे कैथोलिक, कैथोलिक, एक थे प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। तो क्या हुआ ये लोग जो ज्यादा थे ना कैथोलिक लोग जो थे वो संख्या में ज्यादा थे, तो इनके ऊपर थोड़ा अत्याचार होने लगा। तो ये लोग बोले कि अरे भाई हमको यहाँ नहीं रहना, तो ये लोग भगते गए। कहाँ भगते गए? ये लोग जाते गए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्या चीज के लिए? अपने बेहतर भविष्य की तलाश में। और वहां जाके देखा कि वहां तो बहुत अपॉर्चुनिटी है और वहां रहने लगे। अमेरिका में जो आज के डेट में वहां की आबादी है उसका 80% आबादी जो है वो वहां की मूल निवासी है ही नहीं। वो ये यूरोप के ही लोग हैं जो वहां जाके बस गए। जो पहले जब चेचक आया 14वीं-15वीं शताब्दी में तब आधे से ज्यादा लोग वहां जाके बसे, तब मूल निवासी मुश्किल से 20 से 30% बचे हुए थे। उसके बाद में फिर ये 19वीं सदी में और जाकर बसे। तो 19वीं सदी में कितने लोग जाकर बसे? तो लगभग 5 करोड़ लोग 19वीं सदी में जाकर वहां पे बसे थे। तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट बीमारी क्या है पता है? आप लोगों ने सबने कोरोना देखा है? कोरोना काल में क्या था? एक वायरस के जरिए फैला था, जिससे क्या हुआ था लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए, बहुत लोग मरे और पूरे विश्व के स्तर पर ये फैली। तो उसी प्रकार के रिंडरपेस्ट था, पर ये होता था किसमें था? ये मवेशियों में होता था। मवेशियों में एक बीमारी होने लगा, ठीक है, रिंडरपेस्ट, जो अफ्रीका में फैला। अफ्रीका में उससे पहले ये आया एक्चुअल में ये एशिया से ही था। एशिया के देशों से क्या है उस समय जो पशुओं का, मवेशियों का आयात निर्यात होता था ना, उसके जरिए वहां के लोगों में पहुंच गया, वहां के मवेशियों में पहुंच गया, ठीक है। उसमें होता क्या था जैसे कि मवेशियों को बुखार आ जाना, दस्त होना, ऐसे होता था और उससे मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु दर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उससे आधे से ज्यादा मवेशी जो थे उसमें अफ्रीका के वो खत्म हो गए थे इस बीमारी के चलते, रिंडरपेस्ट की। ये फैलता कैसे था? ये हवा में भी फैल रहा है, छूने से भी फैल रहा है, खराब पानी से फैल रहा है, ऐसे ही फैलता था रिंडरपेस्ट जो था, ठीक है। ये फैला था आपका अफ्रीका में। कब? 1890 में फैला था ये। 1890 के करीब दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। कहाँ फैली थी? अफ्रीका में, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। ये आप कोरोना वायरस के थ्रू फैलती थी ना, वायरस के थ्रू। कोरोना वायरस से ही देख सकते हैं, कोरोना वायरस ही जैसा था, बस ये मवेशियों में होती थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन बन गया? 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर चला, प्रथम विश्व युद्ध चला, हम सबको पता है। अमेरिका ने कब प्रवेश किया? 1917 में वर्ल्ड वॉर उसमें। लेकिन उससे पहले क्या किया? अमेरिका ने लोगों को हथियार सप्लाई किए, हथियार बेचे, खूब जमकर व्यापार किया। जमकर व्यापार किया तो कमाए खूब पैसे। तो उसके बाद में जो है वहां पे बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रही थी बाकी देश। तो उन बाकी देशों को फिर इन्होंने बोला कि आओ हम देते हैं तुमको कर्ज, हम देते हैं लोन। तो फिर लोन बांटा बहुत सारा। तो कर्जदाता देश उस समय जो है, कर्जदाता राष्ट्र कौन बना? सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र तो वो बना था अमेरिका, ठीक है। इसका आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि बाकी सब तो युद्ध लड़ रहे थे यार, युद्ध लड़के वो वैसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, बहुत सारा पैसा तो उनका युद्ध में ही खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है गिरमिटिया, गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो आज से 200-300 साल पहले क्या होता था? गिरमिटिया या गिरमिट, गिरमिट क्या है? तो गिरमिट क्या था? एक एग्रीमेंट था जो मालिक और मजदूर के बीच होता था। मालिक और मजदूर के बीच एक एग्रीमेंट होता था, ठीक है, जिसमें मजदूरों को कुछ पैसे दिए जाते थे और एक एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता था। थंब लगा, साइन नहीं, थंब, उसमें थंब चलता था, अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे कि आज से आप हमारे जो मजदूर है, बंधुआ मजदूर जैसा बोल सकते हैं, बंधुआ मजदूर पहले चलता था। तो इसी तरह से गिरमिट है आप हमारे, और इन्हें दूसरे देशों में जैसे कि अफ्रीका में, इधर उधर दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो उस जो मजदूर था वो मजदूर को क्या बोलते थे? मजदूर को बोलते थे गिरमिटिया।
और उस एग्रीमेंट को क्या बोलते थे? गिरमिट। ठीक है, गिरमिट, एग्रीमेंट को, गिरमिट या मजदूर को। तो इसमें क्या आएगा? अनुबंधित मजदूर को। तो एक अनुबंधित मजदूर होते थे, उन्हें बोला जाता था गिरमिटिया। ठीक है, सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर भारत में किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका तमिलनाडु के जो सूखे क्षेत्र है वहां से सबसे ज्यादा मजदूर भेजे जाते थे, अफ्रीका की जो क्षेत्र थे वहां पे। ठीक है, किस सदी में चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाववाद में वापस चला गया? सिल्क रूट की शुरुआत कब हुई थी? तो सिल्क रूट की जो शुरुआत है 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में, और 1400 ईसा पूर्व में सिल्क रूट को बंद कर दिया गया चीन के द्वारा। बोला हमको अब नहीं करना व्यापार दूसरे देशों के साथ, हम अब नहीं रहेंगे भैया। तो वो अलगाववाद की ओर चला गया था चीन। कौन सी सदी में? 1400 के बाद। तो 1400 के बाद कौन सी सदी आई? 15वीं सदी। तो 15वीं सदी में चीन ने बंद कर दिया था अपना दूसरे देशों से संपर्क। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी? तो क्या हुआ? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन है। 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम महामंदी। महामंदी आई कब आई? 1929 में। इससे क्या हुआ? सभी देशों के पास पैसा ही नहीं, तो कौन खरीदेगा भाई तुम्हारा अनाज? तो इससे क्या हुआ? किसी के पास पैसे थे नहीं, तो इससे सब रेट जो है भारत के गेहूं के रेट गिर गए। उस समय भारत किसके अंदर था? ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। भारत नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश की जो शासन थी वो यहाँ पे राज कर रही थी। तो ये 1928 से लेकर 1934 तक भारत में जो गेहूं का रेट है वो लगभग 50% तक गिर गया था। कितना? 50। यहाँ सही आंसर होगा 50%। किस वजह से? क्योंकि आई थी महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन। हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोले? क्या हुआ? जब आपका 19वीं सदी स्टार्ट हो रहा था ना, 19वीं सदी चल रहा था ना, उसमें ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, हर जगह वैश्वीकरण का दौर चल रहा था। तो हमारे भारत के जो सिंधी व्यापारी थे ये बोले हम भी क्यों पीछे हटे? तो इन्होंने भी क्या किया? 1860 में अफ्रीका के जो बड़े बड़े बंदरगाह थे वहां पे अपने एम्पोरियम खोले, बड़े बड़े एम्पोरियम खोले। बोले हम भी पैसा कमाएंगे भैया, हम क्यों पीछे रखे? तो कब खोला उन्होंने? 1860 में। ये 1860 के दशक में, क्योंकि बाहर के लोग तो निवेश कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो हमारे देश के भी लोग निवेश कर रहे थे दूसरे जगहों पे। क्यों? ग्लोबलाइजेशन चल रहा था उस समय। तो 1860 इसका राइट आंसर होगा। तो 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई? तो वृहद उत्पादन व्यवस्था क्या है? जहां लोगों को जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होता रहे, काम होता रहे और लोगों को वो सामान मिलता रहे, मतलब रुकना नहीं चाहिए कोई काम। तो वो हो गया वृहद उत्पादन। मतलब उत्पादन एक बड़े स्केल पे हो, बड़े लेवल पे हो, जिससे कि सभी लोगों की जरूरतों का पूर्ति किया जा सके, वो हो गया आपका वृहद उत्पादन। तो वृहद उत्पादन व्यवस्था जो है किसने शुरू की थी? सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी वृहद उत्पादन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, इसने शुरू की थी वृहद उत्पादन व्यवस्था। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले पार्ट पे, अगले लेसन पे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।